ओके गाइस, तो देखो हमने पिछली वीडियोस में एंट्रोपी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एंट्रोपी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है और उसको हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने बात करी थी कि रिजर्वायर और जब बॉडी के बीच में हम देखते हैं हीट का ट्रांसफर होता है, रिजर्वायर एंड बॉडी के बीच का जब हमने हीट कांटेक्ट में लाए थे उसके बीच में हीट ट्रांसफर हुआ था। अब हीट ट्रांसफर होने की वजह से ही जो इन दोनों के बीच में हमने चेंज इन एंट्रोपी निकाली थी, रिजर्वायर और बॉडी। और हमने देखा था कि रिजर्वायर का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, किससे? बॉडी से। अगर बॉडी का टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर से कम है तो बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब करेगी हीट रिजर्वायर से। जब कब तक एब्जॉर्ब करेगी? जब तक बॉडी का टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है। और सिमिलरली जब अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है रिजर्वायर के टेम्परेचर से तो बॉडी जो है हीट को लूज करेगी। और कब तक लूज करेगी? जब तक बॉडी का टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं आ जाता। तो हमने वहां से डेल्टा एस का टोटल चेंज भी निकाला था। ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसी के बिल्कुल अलग है। ठीक है। उसी से मिलता जुलता है, लेकिन हम रिजर्वायर और बॉडी के बीच में बात नहीं करेंगे। हम दो सब्सटेंस लेकर चलेंगे जिसकी मिक्सिंग हो रही है, जिसकी मिक्सिंग हो रही है। फिर हम बात करेंगे कि इनकी जो टोटल चेंज है एंट्रोपी में वो कितना आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं आइस है। आइस है, वो कौन से टेम्परेचर पे है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाए। आइस से किस में कन्वर्ट हो जाए? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा, हमें वो फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो, जब हमारा जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और हमें उसको वाटर में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा नेट चेंज इन हीट एनर्जी कितना आएगा? डेट इज डी क्यू। और डी क्यू हमारा कितना होगा? डी क्यू हमारा होगा एम एल, वेयर एम इज द मास ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मीन जितने भी हमने आइस ली थी उसका मास। और हमारा ले ये क्या होता है? एल क्या होता है? हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि फ्यूजन कब आएगा और फ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखो, फ्यूजन का मतलब होता है कि ब्रेक हो रहा है। समझ गए? फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। आपने रेडियो एक्टिव जब न्यूक्लियस हमें डिके करा होगा तो आपने क्या देखा होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। जब क्या होता है, यूरेनियम से जो हमारे रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिके होते हैं, तो यहाँ से फ्यूजन हो रहा है। मीन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं, एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? न्यूक्लियस जो ब्रेक हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। तो उसी को कहते हैं हम फ्यूजन। और जब हम फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन होता है और एक क्या होता है? फिजन। फिजन में क्या होता है? हमारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। ठीक है। फिजन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल एक मिलकर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, उसका मतलब होता है हमारा फिजन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स आइस जो है, सोलिड आइस जो है, वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हमें वहां पर क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। और अभी अभी हमने पढ़ा कि हीट में जो चेंज आता है, जितनी हमें हीट देनी पड़ेगी आइस को, वो कितनी किसके इक्वल होती है? वो एम एल के बराबर होती है। एम इज द मास एंड एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। एल आपको दिया हुआ होगा, एम भी आपको दिया हुआ होगा। एल जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, मींस ये इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता। दिस इज द कांस्टेंट विच इज गिवन इन यू इन द क्वेश्चन और एग्जाम। ठीक है। हमारा टोटल चेंज इन एंट्रोपी इस केस में हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज डी क्यू अपॉन टी। हमारा टेम्परेचर कितना है? आप कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करोगे। कभी भी आपको टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करना है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है। तो हमारा डीक्यू भी कितना था? दैट इज एम एल। और टेम्परेचर हमारा कितना है? 273 केल्विन। तो हमारी टोटल चेंज इन एंट्रोपी यहां से निकल कर आ जाएगी जब हमें मास दिया होगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया होगा।
ठीक है, तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अभी तो हम यहाँ से आइस से वाटर की तरफ जा रहे हैं, बट जब हम वाटर से आइस की तरफ आएंगी तो हमें इसको इसका कूलिंग करना होगा, मींस इसके अंदर से, मींस वाटर के अंदर से हीट को बाहर निकालना होगा। तो उसी हिसाब से हमारा जो dq होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। मींस हमें यहाँ पे dq ml तो होगा, बट अब यहाँ पे माइनस ऑफ ml भी आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से हीट को बाहर निकाल रहे हैं इन केस ऑफ वाटर टू आइस। और इसी जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम फेज ट्रांजिशन करते हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा वाटर से आइस में क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। समझ गए हो, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वाटर किस में था, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और आइस किस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बना है। तो अगर हम वाटर से आइस में कन्वर्ट करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, या किसी भी पर्टिकुलर अगर आप कोई भी सॉलिड या लिक्विड लें, उसको अगर आप ट्रांस मीन्स कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज नोन एज फेज ट्रांजिशन। इसे ही हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। इसके बारे में हम आगे चलकर थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे कि हमारा फेज ट्रांजिशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कितने टाइप के फेज ट्रांजिशन होते हैं ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो चलो, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने हमें जब हमारा फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें हमारे कितनी चेंज ऑफ हीट एंट्रोपी आ रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हमारे पास क्या गिवन है, आइस गिवन है। वी हैव अ आइस एंड वो कौन कितने टेम्परेचर पे है, वो हमारा जो टेम्परेचर है उसका वो है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अराउंड माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए 220 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 220 डिग्री सेल्सियस कैल्विन, सॉरी 220 डिग्री केल्विन पर हमारा आइस फॉर्म है अभी हमारे पास। और मुझे उसमें क्या, उसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रीम के अंदर, मीन्स वाटर वेपर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। एट किस टेम्परेचर पर मुझे उसको लाना है, मुझे उसको लाना है अराउंड 400 केल्विन के अंदर। ठीक है, मुझे क्या करवाना, आइस है मेरे पास शुरुआत में दी गई, किस टेम्परेचर पे दी गई है, 220 केल्विन पे, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रीम के अंदर एट 400 केल्विन। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन दिस केस, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन दिस केस, ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको आप ट्राई कर सकते हो, इसको खुद भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको अगर अच्छे से हो जाता है तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है, आप पैनिक मत कीजिए, मैं आपको अभी करवा देता हूँ। देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो आइस दिया हुआ है 220 डिग्री केल्विन पे दिया हुआ है। ठीक है, 220 केल्विन पर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं 3 स्टेजेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो केस आएगा वो मैं क्या करता हूँ, आइस को जो हमारा 220 केल्विन पर दिया हुआ है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ आइस में एट 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या आप हमारा कह सकते हैं 273 डिग्री केल्विन पे लेके आता हूँ बाय गिविंग द हीट। अब मैंने जो सबसे इस केस में जो हीट में चेंज आया, मींस व्हाट इज द चेंज इन हीट, इट इज सिमिलर, इट इज नोन एज एन सी, मान लेते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट है एन सी डी टी, बिकॉज इसके अंदर टेम्परेचर में भी चेंज आया। मैंने पिछले वीडियोस में आपको करवाया है कि हमारा डीक्यू जब हमारा टेम्परेचर में चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस की, तो उसकी हीट में कितना चेंज आता है, दैट इज एन सी डी टी। और जो हम सेकंड केस लेते हैं वो मैं क्या लेता हूँ, अभी अभी हमने जो किया, मीन्स जो आइस है हमारा 273 डिग्री पे, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वाटर के अंदर, किस के अंदर, वाटर के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या मैं कहूँ 273 केल्विन। जो अभी अभी हमने केस किया ना, ये मैंने आपको तभी करवाया ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सको। तो इसके अंदर हमारा कितना चेंज है, डीक्यू के अंदर टोटल चेंज इन हीट एनर्जी इन दिस प्रोसेस विल बी ml, मींस मास ऑफ आइस जो हमारे पास दिया हुआ होगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो, और जो हमारी थर्ड प्रोसेस है, मैं उसको क्या करता हूँ, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हमारे पास वाटर दिया हुआ है किसके अंदर, 273 केल्विन के अंदर, या मैं कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब मैं वाटर को कन्वर्ट करता हूँ, वी आई शुड कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम 273 केल्विन, जो भी हमारे पास आया,
टू किसके अंदर मैं कन्वर्ट कर दूं, वाटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, लगा लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर, मीन्स 373 केल्विन के अंदर, राइट। तो इसके अंदर मेरा कितना चेंज आया, वही जब हमने टेम्परेचर में आइस की टेम्परेचर में जितना चेंज आया, मीन्स हमारे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस हमारे यहाँ पे भी हुआ है। हमने किस तरह से निकाला, हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, सी मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटू डी टी मीन्स टेम्परेचर में जितना चेंज आया। अगर हम इसमें बात करें हमारा कितना हो जाएगा, सेम आइस की तरह हो जाएगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी, वाटर की आएगी। यहाँ पे हम आइस लिख लेते हैं, ये आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जी किसमें है, वाटर की हीट कैपेसिटी। और हम जब टेम्परेचर में चेंज करेंगे वो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस का हमारा टेम्परेचर में चेंज आएगा, मीन्स 100 का टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्योंकि हम 273 से 373 केल्विन के अंदर जा रहे हैं। अब हम मानते हैं जो हमारी फोर्थ प्रोसेस है, हम करते हैं वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फेज ट्रांजिशन कर रहे हैं। फेज ट्रांजिशन किसके अंदर कर रहे हैं, लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स वाटर एट 373 केल्विन should be converted into steam at 373 केल्विन, राइट। अब इसके अंदर हमारा कितना चेंज आया, सेम जिसमें इतना आया, यानी m मास ऑफ द वाटर इंटू l फ्यूजन। अब यहाँ पे फ्यूजन नहीं लिखोगे बच्चों आप, यहाँ से आप क्या लिखो, फ्यूजन मीन्स वाटर जो है ब्रेक हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स, सॉरी फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन ही होगा, सॉरी फ्यूजन ही होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, मीन्स वो किसमें फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रीम के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे फ्यूजन आएगा, लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हमारी 4 प्रोसेस ये होगी, और जो लास्ट हमारी जो प्रोसेस बचती है बच्चों, हमें स्ट्रीम को किस टेम्परेचर पे लेकर आना है, हमें स्ट्रीम को लेकर आना है 400 केल्विन के ऊपर, ठीक है। देखो तो हमारे पास स्ट्रीम आ चुकी है बच्चों, अभी हमने जो अभी निकाला स्ट्रीम एट 373 केल्विन, और हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है स्ट्रीम के अंदर ही एट 400 केल्विन। तो आप यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एन सी, यहाँ पे स्ट्रीम का आएगा तो एस लिख देता हूँ, इनटू टेम्परेचर में चेंज इतना भी आएगा, राइट। अब टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आया, दैट इज डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एस, जब मैं कहूँ डी एस, दैट इज डी क्यू अपॉन टी, राइट। अब देखो हमारा डी क्यू, अब हम जितनी भी प्रोसेस हमने लिखी, हम यहाँ पे उसका सबका लिख लेते हैं, कितना हमारा हीट में चेंज आया। तो हमारी फर्स्ट प्रोसेस में जो चेंज आया दैट इज एन सी आई डी टी, एन सी आई डी टी, ये हमारा किसका, आइस को हमने चेंज किया था एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए थे। देन हमारा हीट दी गई किसको, वाटर को, आइस को दी गई, किस में कन्वर्ट करने के लिए, फेज ट्रांजिशन करने के लिए इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कितना चेंज आया, दैट इज एम एल, डीक्यू में कितना चेंज आया, दैट इज एम एल। और जो थर्ड प्रोसेस में हमारा चेंज आया दैट इज एन सी डब्ल्यू डी टी, एन सी डब्ल्यू डी टी। और जो फोर्थ प्रोसेस में हमारा चेंज आया दैट इज ऑल्सो एम एल, एंड जो फिफ्थ प्रोसेस में हमारा चेंज आया दैट इज एम सी एस डी टी। मेरे पास अभी इनके वो नहीं है, मीन्स इनकी वैल्यूज नहीं है, हमारे मास की कितनी वैल्यूज है, ये दोनों अलग होते हैं। देखो जो हमारा आइस होता है ना, आइस को जब हम वाटर में चेंज करते हैं तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ और होता है उस टाइम पे, और जब हम वाटर को स्ट्रीम में चेंज करते हैं तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ और होता है। तो मैं इसको यहाँ पे एल प्राइम कर देता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। अपॉन में कितना आएगा हमारा टेम्परेचर टी। अब जब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, मीन्स एन सी आई डी टी अपॉन टी प्लस एम एल अपॉन टी, ठीक है, प्लस एन सी डब्ल्यू डी टी अपॉन टी प्लस एम एल प्राइम प्लस एन सी एस अपॉन टी भी आएगा यहाँ पे, एन सी एस डी टी अपॉन टी। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये वाली जो चीजें हैं जिसमें डी टी आया हुआ है हमारा स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अगर हमारा कोई भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, हमारा डी क्यू जो है बाई टी होता है ना, हमारा टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हमारा डी क्यू कितना आता है, दैट इज एन सी डी टी, और टी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, दैट इज एन सी एल एन टी टू अपॉन टी वन, राइट। इसको जब हम इंटीग्रेट करके लिखूंगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बट हमें यहाँ पे एक्चुअली में इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो हमारा यहाँ से कितना आएगा, देखो एन सी आई एल एन,
फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना था जब हम आइस को किस में चेंज कर रहे थे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स फाइनल हमारा 273 था और इनिशियल हमारा 220 के था। देखो 273 अपॉन 220 प्लस ये तो हमारा एम एल किस टेम्परेचर, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था ना जब हमारा फेज ट्रांजिशन हो रहा था। फेज ट्रांजिशन कितने पे हो रहा था, आप देख लीजिए यहाँ पे 273 पे हो रहा था। प्लस तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू dt मींस ln। फाइनल हमारा कितना था, फाइनल हमारा था 373 केल्विन अपॉन में 273 प्लस एम एल प्राइम अपॉन 373 प्लस एम एन सी, किसमें आएगा ये सी, स्ट्रीम का है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्ट्रीम की लिखेंगे एस लिखेंगे। और हमारा यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना था 400 था अपॉन इनिशियल कितना था 373 हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे 373 लिख देते हैं। तो ये है हमारी टोटल चेंज इन एंट्रोपी। आपको शायद मेरी वीडियो की वजह से आपको ये दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा उसको दिखाने की जरूरत नहीं है हमने कैसे किस तरह से किया। ओके, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। याद नहीं रखना मतलब आपको किस तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे कल की वीडियो या परसों की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ही ट्राई करेंगे। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स ही ट्राई करने वाले हैं कल और परसों की वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, मीन्स हमारा फेस ट्रांजिशन हो रहा है या फिर हम आइस से वाटर में जा रहे हैं या वाटर से स्ट्रीम में जा रहे हैं, मीन्स या फिर डायरेक्ट हम आइस से स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो हम किस तरह से उस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकें और हर एक केस के अंदर हम एंट्रोपी को निकाल कर ऐड कर सकें। ठीक है, या ये तो प्रोसेस हमारा आइस से वाटर जाने स्ट्रीम में जाने का, लेकिन इसका अपोजिट भी प्रोसेस है कि हमें स्ट्रीम दे दी गई हो, मीन्स वाटर वेपर दे दी गई हो और हमें किसके अंदर लेके जाना है, उसको हमें आइस के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका उल्टा प्रोसेस आ जाएगा, या मैं ये कहूँ कि इसका बस हमें ऐड करके इसको माइनस साइन बाहर हो जाना, मीन्स जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। हमें उसमें से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, और जब हम हीट बाहर निकालते हैं तो हीट जो हमारे डी की होती है वो हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। राइट, मीन्स जो हीट का ट्रांसफर होता है आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम, द चेंज इन हीट एनर्जी मीन्स साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारे चेंज इन हीट आती है वो हमारे नेगेटिव आती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो आपको आने वाले क्वेश्चंस के अंदर या आने वाले एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही फायदा करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या होते हैं फॉर्मूलाज होते हैं उसको हम ड्राइव करते हैं। देखो पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था कि डी क्यू हमारा कितना होता है, डी यू प्लस पी डीवी। राइट, अगर हम इसका फर्स्ट केस लेने, मींस अगर हमारी जो प्रोसेस है, अगर हमारी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाए, आइसोकोरिक प्रोसेस हो, तो हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हमारा डीवी होता है वो हमारा जीरो होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा डी क्यू कितना आ जाएगा, दैट इज डी यू। और हमें पता है कि डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी होता है। अगर हमारा डी क्यू अपॉन टी होता है तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी यू अपॉन टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ एन सी वी डी टी होता है। और सी वी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज एन सी वी एल एन टी फाइनल से टी इनिशियल आ जाएगा। एक तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और जो नेक्स्ट होता है हमारे लिए, हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो dt होता है वो हमारा जीरो होता है। दिस इम्प्लाइज dq इज इक्वल्स टू du प्लस पी डीवी। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है या मैं कहूँ चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, तो हमारा du जीरो हो जाएगा। बट आप में से कुछ कहोगी कि सर हमारा जो dq होता है उसका फॉर्मूला जो होता है n cp dt होता है।
ठीक है। अगर हमारा dt ही जीरो हो जाए, मीन चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो हो जाए, तो हमारा dq भी जीरो जाना चाहिए। और अगर हमारा dq जीरो है तो हमारा एंट्रोपी जीरो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मैंने पिछले से पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था। आई एम सॉरी। मैंने आपको पिछले से पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे चेंज इन हीट एनर्जी ही जीरो हो जाए, मीन्स हीट का कोई ट्रांसफर ही ना हो। ऐसा हम कभी भी नहीं लेकर चलते। क्यों? देखो, मैं आपको बात बताता हूँ। अगर हमारा dq ही जीरो हो जाए, अगर हमारा dq ही जीरो हो जाए, du तो हमारा ऑटोमेटिकली जीरो है, मान लेते हैं कि हमारा dq भी जीरो है, तो हमारा क्या बचेगा? दैट इज pdv इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल टू जीरो, बट ऐसा तो होता नहीं। हमारा आइसोथर्मल चेंज में हमने वर्क पढ़ा था कि कितना होता है, दैट इज एन आर एल एन टी टू अपॉन टी वन होता है, बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू दिस। सो हमारा कभी भी हीट में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा हीट में चेंज जीरो नहीं होता। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ? देखो, आइडियल गैस है हमारी, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी को फॉलो करेगी, और मैं पी को क्या लिख सकता हूँ? दैट इज एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, देखो, तो डी क्यू हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज एन आर टी अपॉन वी डी वी। और हमारा डी एस कितना आ जाएगा? जब हम इसको डी को टी से डिवाइड कर देंगे, टी से टी कट जाएगा, हमारा एन आर डी वी अपॉन वी आ जाएगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपने एक चीज और नोटिस की होगी, ये जो हमारा डीएस होता है वो डी डब्ल्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, बिकॉज डी क्यू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू, बिकॉज पीडीवी जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है ना, चेंज इन वर्क डन, राइट। तो यहाँ से ये आपको जो है, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। जो अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो अगला प्रोसेस है ना, तो हमारे अब आइसोकोरिक मान लेते हैं हम। ठीक है, देखो, हमने अभी भी फर्स्ट लो हमारा क्या कहता है? इट इज डी क्यू इज टू डी यू प्लस पी डी वी। अगर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हमारा क्या होगा? हमारा होगा, देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस, हमारा डी क्यू कितना होता है? जीरो होता है। अगर डी क्यू ही हमारा जीरो हो गया, तो हमारा डी एस इज क्या होता है? हमारा डी क्यू अपॉन टी होता है। डी क्यू हमारा जीरो हो गया और नीचे टेम्परेचर है, तो ये हमारा पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ दो चीजों के अंदर। किस किस के अंदर? सिर्फ दो चीजों के अंदर हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमारी जीरो होती है। पहले जो है, अगर हमें कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस दी हुई है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमारी जीरो होती है। और फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे जो चेंज इन एनर्जी होती है, मींस एंट्रोपी होती है, वो क्या होती है? हमारी जीरो होती है। ठीक है, इन दोनों केस में ही हमारी जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो हमारी जीरो होती है। अब एक और डेरिवेशन की बढ़ते हैं, ये हमारी जो होगी लास्ट डेरिवेशन होगी। ठीक है, बाकी जो डेरिवेशन है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। आज जो हमारी लास्ट डेरिवेशन है वो क्या है? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारा डी क्यू कितना था? डी यू प्लस पी डी वी। अभी हमने कितनी बार पढ़ा, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू को टी इंटू डी एस लिख सकता हूँ, राइट? तो डी एस को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? डी यू प्लस टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। प्रेशर हमारा कांस्टेंट लेके चले, मीन यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है। इन आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर P कितना आ जाता है? एन आर टी अपॉन वी। तो हम यहाँ पे P की वैल्यू रखते हैं, तो हमारा डी एस टोटल कितना बन जाता है? डी यू हमारा कितना होगा? एन सी डी टी सी वी डी टी अपॉन टी प्लस, जब हम P की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो T से हमारा T कट जाएगा, तो एन आर डी वी अपॉन वी आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम टी टू टू टी वन,
मीन्स फाइनल जो हमारा है तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज T2 अपॉन T1 प्लस NR V2 अपॉन V1। तो ये एक हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब मैं इन सबको फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए कि किस तरह से ड्राइव हो रहे हैं, आपको अपने आप क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, बाकी का काम हम किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, बस आप इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिएगा, या इन जिस तरह से हमने इसको डेरिवेशन करी, किस तरह से हमने इसको डेरिवेशन करी, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी का जो काम है वो हम कल करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू सून।